हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले सर में। तो आज की वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग सी क्लास करने वाले हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? देखिए, इकोनॉमिक्स काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और काफ़ी टफ भी है। इजी तो वैसे है कि इकोनॉमिक्स में जो भी बातें होती है, जैसे कि पैसों की बातें है सारी, और पैसे या मनी आज की हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लेकिन जब बात करते हैं टफ, तो टफ ऐसे कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी टेक्निकल टर्म्स है जो हमें नहीं आती और उसी की वजह से हमें इकोनॉमिक्स काफ़ी टफ लगती है। और जब हम इकोनॉमिक्स को हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो तब तो इसके वर्ड्स जो हमें काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि आज हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें हम जितनी भी बातें यहाँ पर लिखेंगे वो सारी इंग्लिश मीडियम में लिखी होगी, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी माध्यम में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको वो सारी यहाँ पर मैं समझा दूंगा। और आज जो भी हम टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं तो उस टॉपिक को करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी और चैनल पर जाकर कोई और वीडियो देख रहे हो या किसी बुक्स में या नेट पर आप सर्च कर रहे हो। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे आपको मैं यहाँ पर क्लास में करवा दूंगा। 10 से 15 मिनट की क्लास होगी मैक्सिमम, और आपका ये टॉपिक बहुत ही वाइडली क्लियर हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक आप आराम से एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास इकोनॉमिक्स की। तो आज हम जो बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक, अब देखिए जैसे हम बात करते हैं भारत की, इंडिया की, अब हमारे देश में काफ़ी सारे बैंक है ना, जैसे कि एसबीआई है, वैसे ही हमारे सेंट्रल पर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई है। यानी जितने बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, ये सारे बैंक आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। ये तो हमारे पूरे कंट्री भारत के ऊपर एक बैंक है। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के लिए एक बैंक बनाया गया, उसका नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारा हम यहाँ पर अभी करेंगे और इसका हिस्ट्री देखेंगे और इसकी वर्किंग प्रोसेस देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक एक्चुअल में काम कैसे करता है, कैसे ये बना हुआ है। ओके, तो चलिए अभी हम क्लास को शुरू करते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड बैंक की वो स्टार्ट होती है एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, स्पेलिंग गलत हो सकते कहीं पर, तो आप इस चीज़ को एक बार इग्नोर कर देना, सिर्फ आप सीखने पर कंसंट्रेट करना। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। तो पहले क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ब्रेटन वुड्स ये एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो ये एक प्लेस का नाम है और ये प्लेस कहाँ पर है तो आपको बताता हूँ, ये यूएसए के अंदर है। यूएसए में कहाँ पर है तो न्यू हैम्पशायर के अंदर है। कहाँ पर है? न्यू हैम्पशायर के अंदर है। ब्रेटन वुड्स एक सिटी थी, वहाँ पर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। काफ़ी सारे कंट्रीज के लोग मिलकर वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं। टोटल उस समय जो कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था वो थी 44 कंट्री, 44 कंट्रीज थी, प्लस में साथ में हमारी इंडिया भी इसमें इंक्लूड थी। यानी इंडिया जो हमारा देश है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो भी वन ऑफ 44 कंट्रीज में थी। अब देखिए ये कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी? जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है तो किसी भी बात को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे। अब क्या हुआ था, ये बात है 1944 की। को बता सकता कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 1939 से
45 का वो टाइम था जब पूरा वर्ल्ड एक सामूहिक युद्ध से जूझ रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था। तो जब सपोज कीजिए कि जब भी कोई दो लोग आपस में लड़ते हैं, अगर कोई पारिवारिक रंजिश है जो भी है, तो उनमें नुकसान एक दूसरों का होता है, जान माल की भी हानि होती है, उनको इकोनॉमिक लॉस भी होता है। तो वैसे ही जब ये कंट्री आपस में लड़ रही थी तो काफ़ी सारी कंट्री ऐसी थी जिनको काफ़ी लॉस हुआ था, ठीक है, और वो ऐसे मान के चलो कि बर्बाद होने की कगार पर थी। तो उन कंट्री को कैसे रिवाइव किया जाए दोबारा से, ताकि वो कंट्री फिर से ग्रो कर सके। तो उन सभी मैटर को डिस्कस करने के लिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में, कहाँ पर, यूएसए के न्यू हैम्पशायर सिटी के अंदर। कितनी कंट्री थी टोटल? तो 44 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और उसमें इंडिया भी हमारा एक वन ऑफ कंट्री था। अब जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बाद जब भी ये मीटिंग कंप्लीट होती है तो ये अपना एक प्रपोजल रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रपोजल रखते हैं किस चीज़ का, कि हम एक 3 हमें इंस्टीट्यूट बनाने हैं, 3 हमें इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं, वो भी इंटरनेशनल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करेंगे। 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से? तो पहले का जो नाम था वो था IBRD, सेकंड था IMF और थर्ड था ITO। पहले आपको मैं इसके बारे में बताता हूं, फिर हम इन 2 के बारे में बात करेंगे। ये जो ITO था, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और बाद में जाकर यही क्या बनता है? तो गाट बनता है, और यही गाट बाद में जाकर क्या बनता है? तो WTO बनता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गाट का मतलब क्या था? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। क्या था? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ ये वाला, जो आपके मोबाइल में प्लान होता है ना, टैरिफ प्लान, वो वाला जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। और यही बाद में जाकर क्या बनता है? WTO बनता है। और ये गेट पहले क्या था? ये तो ITO था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब वापिस हमारे मुद्दे पर लौटते हैं। तो यहाँ पर ये जब मीटिंग खत्म होती है, किस लिए? क्योंकि जो कंट्री को लॉस हुआ था उनको रिवाइव करना है, फिर से उनको पटरी पर लाना है, उनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को। तो ये प्रपोजल रखते हैं कि हम 3 इंस्टीट्यूट बनाते हैं, IBRD, IMF और ITO। तो देखिए इन 2 पर तो सहमति हो जाती है, यानी ये 2 तो उसी टाइम बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि USA इसको अपोज करता है किसी कारण से, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे। सिर्फ समझ लीजिए कि प्रपोजल तो 3 का आता है, लेकिन ये उस समय नहीं बन पाता। ये बाद में आगे जाकर बनेगा, तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे बाद में, गैट और WTO, ओके। अब इन 2 को देखते हैं। आपने एक चीज और सुनी होगी, UN। क्या होता है? UN, यूनाइटेड नेशन। कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। तो UN का एक UN चार्टर था। और हमें पता है ना, UN की काफी सारी एजेंसी है, उनमें से ये जो IBRD और IMF है, इनको एक कैटेगरी मिली थी। कौन सी? स्पेशलाइज्ड की, स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इन्हें क्या बोला गया? स्पेशलाइज्ड एजेंसी बोला गया। ओनली इन 2 को, IBRD और IMF। अभी हम आगे देखेंगे IBRD क्या और IMF है क्या है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कि IBRD को ही एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक बोलते हैं IBRD को। तो ये जितनी चीजें वहां पर होती है, ये एक वहां पर नहीं बन पाता, ये 2 वहां पर बन पाते हैं। IBRD को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, और IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके।
और U1 कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका एक चार्टर था, चार्टर के अंडर एक कैटेगरी थी एजेंसी की, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, वो इन दो को ही मिली थी, इसको नहीं मिली थी क्योंकि ये बना ही नहीं था। ओके, अब आगे देखते हैं। इसके ऊपर मैं रफ कर देता हूं। जब मैं रफ कर रहा हूं, आप वीडियो देख रहे तो वीडियो को आप स्किप कर देना, डबल टैप करके 10 सेकंड 20 सेकंड, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं IBRD। ओके, अब देखिए दो चीजें यहां पर आगे और आएगी। एक तो आएगा वर्ल्ड बैंक, क्या आएगा? वर्ल्ड बैंक। और एक आएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इन दोनों में डिफरेंस है, आप दोनों को एक मत समझिए। डिफरेंस क्या है वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो क्या हुआ था कि मैंने क्या बोला, IBRD एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक है। और ये जो वर्ल्ड बैंक है ये दो यूनिट से बनकर मिलकर बना है, दो यूनिट है इसके अंदर। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स है। यूनिट्स क्या है वो भी हम देखेंगे। वर्ल्ड बैंक 2 यूनिट से मिलकर बना है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप है 5 यूनिट से मिलकर बना है। अभी हम पांचों के पांचों यूनिट्स देखते हैं। तो पहली यूनिट का नाम था IBRD, दूसरे का नाम था IDE, तीसरी का नाम था IFC, फोर्थ का नाम था मीगा और फिफ्थ का नाम था ICSID। ये 5 टोटल क्या थी? यूनिट थी। अब आपको बताता हूं कि जो वर्ल्ड बैंक है ये इन दोनों से मिलकर बना है, उसको बोलती है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक किस किस से मिलकर बना है? सॉरी, IBRD और IDA से मिलकर ये बना है। ठीक है, अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, फिर इनका प्रोसेस देखते हैं, ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, इनका क्या रोल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो देखिए IBRD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या था? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD की फुल फॉर्म होती है। IDA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी क्या होगी? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। क्या होगी? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। थर्ड है IFC, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस, और C का कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगा? कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है मीगा। मीगा का मतलब मल्टीलेटरल, I का मतलब इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी, गारंटी एजेंसी। ओके, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, या इसको आप एसोसिएशन भी बोल सकते हो, दोनों इसके मीनिंग निकलते हैं। फिफ्थ है हमारा ICSID, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर
सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ओके, अब इनका मतलब समझते हैं चारों का। एक चीज थोड़ी सी पहले और देख लीजिए कि जो IBRD है इसमें टोटल 189 मेंबर है, IDA के अंदर टोटल 176 मेंबर है। ओके, और ये IBRD ये 1945 में बना था, और ये जो IDA है, IDA ये 1960 में बना था। ये जो IFC है ये कब बना था? तो जुलाई 1956 में बना था। मीगा ये कब बना था? तो 1988 में बना था। ये थोड़ी सी आपको फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है, आपको याद रखनी है। आगे पहली IBRD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ कि जितनी भी जो कंट्री है, बाकी कंट्री, अगर वो IBRD से लोन लेना चाहती है, ठीक है, तो उन्हें लोन मिलेगा। क्या? उन्हें लोन मिलेगा, लेकिन लोन उन्हें फ्री में नहीं मिलेगा। उनको बाद में जितने टाइम के लिए उन्होंने लोन लिया है, लोन वापस करना है, प्लस में उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, ब्याज भी उसके अंदर लगेगा, वो उनको ब्याज भी उसका देना पड़ेगा। दूसरी, ये जो IDA है इसमें भी कंट्रीज लोन ले सकती है, जो पुअर कंट्रीज है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि उस पर उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री मतलब उन्हें जितनी अमाउंट उन्होंने ली है वो सिर्फ अमाउंट ही वापस करनी है, उस पर उन्हें कोई भी ब्याज नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये क्या करता है कि ये जैसे कि हमारा इंडिया है, इसमें जैसे नए नए कोई इंटरप्राइजेज आ रहे हैं, कोई नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाहता है एंटरप्रेन्योर, तो उनको ये फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, उनको ये पैसे देते हैं। और उनके लिए जैसे कि आपने सुना होगा एक मसाला बॉन्ड, वैसी फैसिलिटी उन्हें ये देते हैं। मसाला बॉन्ड क्या है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जब हम बोर्ड को मैं रफ कर दूंगा फिर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए थोड़ी काफ़ी स्पेस चाहिए, यहाँ पर स्पेस अभी कम है। ये आपके पास कुछ स्टार लगा लो, हम आगे देखेंगे। इतना समझिए कि जो मसाला बॉन्ड है ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसकी एक एजेंसी है IFC, वो इशू करती है। नेक्स्ट है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी या एसोसिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? एक होता है कमर्शियल, एक होता है नॉन कमर्शियल। ओके, तो जब भी मान के चलो यहाँ पर कि जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में कोई कंपनी अगर ओपन होती है तो उसको दो तरह के लॉस हो सकते हैं। पहले कमर्शियल लॉस, दूसरे नॉन कमर्शियल लॉस। कमर्शियल मतलब कि उनकी कंपनी का प्रोडक्ट है वो खराब हो गया, या उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, उनके खुद का इंटरनल मैटर है। नॉन कमर्शियल क्या होता है कि मान के चलो कि पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में आज किसी ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, पैसे खर्च किए और वहाँ पर कोई सेटअप लगा लिया, ठीक है, कल को आज वहाँ पता नहीं किसकी सरकार है, कल को वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है, और उन्होंने पहली वाली गवर्नमेंट के साथ जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया था लैंड को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हो सकता है कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो उन बातों को ना माने, वो उन बातों को मानने से मना कर दें। अब लॉस किसका होगा? जिस बंदे ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। ओके, तो क्या हुआ कि अगर ऐसा कोई स्थान है, स्पेस कंट्री है, वहाँ पर इस तरह के रिस्क होते हैं, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हो नहीं पाती, लोग वहाँ पर जाने से कतराते हैं, तो वो कंट्री है उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है। ये क्या करती है? उनको इंश्योरेंस देती है, उनका बीमा करती है कि अगर वहाँ पर ऐसी कोई गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी होती है, नॉन कमर्शियल लॉस उनको होता है, तो वहाँ पर उनकी भरपाई कर देगी इंश्योरेंस के
द्वारा, ताकि वहाँ पर ये लोग जाकर अपना सेटअप लगा सके और कंट्री का अच्छे से विकास हो सके। नेक्स्ट है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ पर उन्होंने सेटअप लगाया, वहाँ पर आपस में कुछ झगड़े हो जाए गवर्नमेंट के बीच में, कंपनी के बीच में या लोकल पीपल के बीच में, तो उन डिस्प्यूट का निवारण करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए ये एक एजेंसी बनाई गई है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर में। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप किससे बना है? तो इन 5 से मिलकर बना है और वर्ल्ड बैंक इन 2 से मिलकर बना है। IBRD यानी वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर है और IDA में 176 मेंबर है। IBRD कब बना था? तो 1945 में, IDA 1946 में, IFC जुलाई 1956 में, मेगा 1988 में। ये चीज़ें इतनी वहाँ पर हुई थी और ये आपको याद करनी है। आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे बाद में कमेंट कर देना। और देखो कई बार ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं तो कुछ हमारी लिपसिंग आउट हो जाती है, हम बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ चाहता है। तो जब मुझे लगेगा मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो वीडियो के नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें पहली जो कमेंट होती है उसे हम टैग कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं वो एरर है वो लिख दूंगा कि यहाँ पर कुछ गलत बोला गया है, कुछ लिखा गया, ताकि आप कुछ गलत ना लिख लो। ओके, तो जब मैं इस वीडियो को साफ कर रहा हूँ तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए 10 सेकंड, 10 या 20 सेकंड। ओके, अब एक दो बातें और आती है। एक तो हम बात करेंगे मसाला बॉन्ड के बारे में, थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्योंकि इसका एक पूरा अलग से वीडियो बन सकती है। बॉन्ड, ठीक है। एक बात और आती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका फादर किसे बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक का फादर किसे बोला जाता है? तो इसमें 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, वो दोनों आप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप दोनों को नोट कर लीजिए। पहला कौन था? जॉन मेनार्ड किन्स, क्या था? किन्स। और दूसरा पर्सन कौन था? तो हैरी डेक्स्टर। इन दोनों को वर्ल्ड बैंक का फादर बोला जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स एंड हैरी डेक्स्टर, ये आर है। इन दोनों को वर्ल्ड बैंक का फादर बोला जाता है। ओके, ये इतनी चीज आपको करनी है। एक आता है कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट। और दूसरा वोटिंग पावर, कि वोटिंग पावर कैसे होती है, कोई भी डिसीजन लेना है तो वोटिंग पावर कैसे होती है। तो देखिए, जैसे कि पहले जो 2 है, पहले जो 4 है, हमने 4 एजेंसी बात की थी, कौन कौन सी? IBRD, IDA, मीगा और IFC। इन चारों में तो वोटिंग पावर कैसी होती है? शेयर कैपिटल के हिसाब से होती है, कि जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा इसमें शेयर है, जिससे ज़्यादा इसने पैसा दिया है, उसके पास वोटिंग पावर ज़्यादा होगी। जैसे USA ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए होते हैं वर्ल्ड बैंक में, ओके। दूसरा यूरोपियन यूनियन, वो ज़्यादा पैसे देते हैं, तो इनकी वोटिंग पावर सबसे ज़्यादा, इनकी इसके बाद में कम, और बाकी कंट्री आती है यहाँ पर आती जाएगी। ये 1 से 1 4 यूनिट के बीच में है। 5 यूनिट में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो एक डिस्प्यूट सॉल्यूशन वाली एजेंसी है, वो सिर्फ झगड़े का सॉल्यूशन निकालती है। ये चीज़ें होगी। अब बात करें प्रेसिडेंट, तो देखिए इसका जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए। अब थोड़ी सी आपको एक लॉजिक बात बताता हूँ।
एक है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF। ये दो बने थे 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंडर में, ठीक है। तो इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा USA का होगा। इन्होंने अपना एक इनफॉर्मल एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सिस्टम कि वर्ल्ड बैंक का जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो USA का होगा या USA गवर्नमेंट जिसे चाहेगी उसे बनाएगी, और IMF का जो होगा वो यूरोपियन यूनियन उन कंट्रीज में होगा IMF का चीफ या प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड बैंक का जो पहले प्रेसिडेंट था उनका नाम क्या था? जिम योंग किन। ये 2017 में बना था। अब ये रिजाइन दे चुका, इनका टर्म पूरा हो चुका है। अब नए कौन बन चुके हैं इनके? तो डेविड मालपास। ये कब बने थे? तो अप्रैल में बने थे 2019 में, और ये वर्ल्ड बैंक के 13वें प्रेसिडेंट हैं। क्या है? 13वें प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। पहले कौन था? जिम योंग किन। ये नाम आपको जरूर चाइनीज सा लग रहा है, लेकिन ये USA का था, और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा USA का बनता है, और IMF का यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में से कोई एक बंदा वहां पर प्रेसिडेंट बनता है। ये वर्ल्ड बैंक की फादर हो गई। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है मसाला बॉन्ड, वो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, फिर क्लास को भी हम कंप्लीट करेंगे। अब सपोज कीजिए आपको कोई कंपनी ओपन करनी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप लोन लोगे, ऐसा ही है ना। अब लोन लेने के दो तरीके हैं। पहला, क्या आप अलग अलग बैंक में जाएंगे, या आपके कोई फ्रेंड है वो आपको लोन पर पैसे देंगे, ब्याज पर पैसे देंगे, एक तो वो तरीका। दूसरा, क्या आप लोगों को ये बोलो कि देखो मैं ऐसा मेरे पास कोई प्लान है, मैं कोई सेटअप लगा रहा हूँ, कंपनी खोल रहा हूँ, और इसमें आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। आपका इनमें से शेयर होगा 20%, 50% जो भी, और उसके हिसाब से आपको मैं प्रॉफिट दे दूंगा। थोड़ा सा मतलब समझिए, एक होता है शेयर, एक होता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या हुआ कि इसमें जैसे कि ये कोई बंदा है, ये कंपनी लगा रहा है। अब यहां पर जो बंदा है ये इसको पैसे देगा, मनी देगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए देगा, और उस टाइम के बाद में इस बंदे को ये पूरा पैसा इसका वापस मिलेगा, प्लस में इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर इस बंदे को मान के चलो 100 रुपये चाहिए, तो यहां पर 3 बंदे आते हैं, वो बोलते हैं हम पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो खुद बंदा है यहाँ पर 50 रुपये लगाता है, और यहाँ पर जो 3 बंदे आते हैं, एक 10 रुपये लगाता है, एक 20 रुपये, एक 20 रुपये। तो इनका कंपनी में कितना शेयर हो गया? तो 10%, इसका 20%, इसका 50% हो गया। अब इनको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इन्होंने जो पैसा लगाया वो वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनको क्या मिलेगा? ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें उसको डिविडेंड मिलेगा। एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स की, डिविडेंड होती है, शायद डिविडेंड होती है। क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इसे क्या मिलेगा? उसमें से उसका जो पैसा है वो मिलेगा, और उसका इंटरेस्ट मिलेगा। कल को मान के चलो ये कंपनी फेल हो गई। अब क्या? अब सबसे पहले पैसे किसको मिलेंगे? जिसने बॉन्ड इश्यू किए थे, पैसे लगाए थे उसको, या शेयर वाले को? तो जब भी ऐसा कोई मामला होगा, तो जिस व्यक्ति ने बॉन्ड परचेज किए थे, अपना पैसा दिया था, उसको इंटरेस्ट मिलने वाला था, वो फर्स्ट क्लेमर होगा। कि जब भी ये कंपनी थी, जैसे कि विजय माल्या की है किंगफिशर, वो कंपनी बंद हो गई, तो उस कंपनी को उसका क्या करेगी? लिक्विडेशन करेगी। इसको इंग्लिश में इसको लिक्विडेशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, कि उसकी नीलामी कर देगी। उसके जो भी पैसे आएंगे वो पैसे किसको देंगे? जिन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ था। तो जो बॉन्ड वाले पर्सन थे उनको सबसे पहले पैसे मिलेंगे। जितने भी बॉन्ड वाले थे उनको पैसा दिया, बाकी जो पैसा बचेगा वो इनको मिलेगा। यानी ये क्या होते हैं? लास्ट क्लेमर होते हैं।
ओके, बस ये इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था। आगे हम कल डिस्कस कर लिया, जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी तो हम IMF के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को भी शेयर कर देना। ओके, तो थैंक्स एंड जय हिंद।